नमस्कार। आज हम एक बहुत चर्चित, दुनिया भर में प्रसिद्ध किताब से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। यह किताब 12 साल की उम्र की लड़की ने लिखनी शुरू की थी और 15 साल की अवस्था में वह मारी गई। इस कम उम्र में लिखी गई किताब को पूरी दुनिया में खूब शोहरत मिली। मूल रूप से यह डायरी विधा की किताब डच भाषा में लिखी गई थी और इसको लिखने वाली थी एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना शिविर में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। जैसा कि बताया जा चुका है, एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह किताब डच भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित हुई द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में। तब से इसके बहुत से संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं और इस पे खूब सारी फिल्में, नाटक, धारावाहिक आदि का निर्माण हो चुका है और ये डायरी आज भी चर्चा में रहती है और खूब प्रासंगिक है। इस डायरी को हम पढ़ना शुरू करने से पहले इसका एक छोटा परिचय आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब यहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार माने एन फ्रैंक का परिवार, फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता और उन्हें पैदल जाना पड़ा, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था। उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी
ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। यहां 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस का नाम है गेस्टापो ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बनाए गए यातना शिविर में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आजाद कराया गया, ये अप्रैल 1945 की बात है, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और शनह शनह वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्म का एक जीवंत दस्तावेज है। यह डायरी और इस डायरी के कुछ पन्ने, एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई पूरक पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित
किया गया है और यह विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, पूरे साहित्यिक रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है। और आने वाली वीडियो में इस डायरी के जो पन्ने वितान भाग 2 में संकलित किए गए हैं उनका पाठ हम करेंगे। आप जुड़े रहें और इस बहुत प्रसिद्ध किताब की अहमियत समझते हुए इसे जरूर सुनें। धन्यवाद।